सुषमा देर शाम अपनी पड़ोसन विमला से बातें कर रही होती है। तभी विमला सुषमा के घर में उसकी बेटी को ना देखकर सुषमा से कहती है, आजकल मैं तेरी बेटी को घर में नहीं देख रही हूँ। कहाँ रहती है? कॉलेज तो कब का बंद हो गया है। मुझे भी बता रही थी कि कॉलेज बंद हो गए हैं, अपने दोस्तों से मिलने गई है, लेकिन आजकल इसका बाहर जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं सच कहूँ, तेरी बेटी की ना शादी की उम्र होती जा रही है, तो अपनी बेटी के लिए लड़का क्यों नहीं ढूंढ रही है? सोच तो मैं ये भी रही हूँ, लेकिन कोई ढंग का लड़का मिले तब ना। मैंने अपनी ननद को भी लड़का ढूंढने के लिए कहा है, अब देख इसके लिए कैसे रिश्ते आते हैं। देख सुषमा, मैं तेरी पड़ोसन हूँ और अपनी भी, इसलिए बता रही हूँ। तेरी बेटी को ना मैंने कल रात को किसी लड़के के साथ देखा और वो इतनी देर रात उसको छोड़ने आया था। विमला, तू झूठ तो नहीं बोल रही? अगर ऐसा है फिर तो मुझे इससे जल्दी भगाना होगा यहाँ से। और मैं कहती हूँ उसका घर से निकलना बंद कर दे, वरना कहीं तेरी बदनामी न करा दे वो। विमला और सुषमा बातें कर ही रही थी कि तभी चंदा का घर आना होता है। चंदा घर से तो गई थी सूट सलवार में, लेकिन जब वो घर लौटती है उसने जीन्स और टॉप पहना होता है, जिसे देखकर सुषमा तुरंत ही चंदा से सवाल करने लगती है। अरे तू सुबह सूट सलवार और चुन्नी में गई थी, तो भला ये जीन्स टॉप कहाँ से आया तेरे पास? किस फैशन शो में गई थी जो कपड़े बदल कर चली आई घर? अरे माँ, ये तो मुझे महिमा ने दिया है। आप महिमा को जानती है ना, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उसने ही मुझे ये ड्रेस दी है। अरे क्या बात है, कितनी प्यारी ड्रेस है ये। वैसे महिमा तो अपनी माँ के साथ गाँव गई हुई थी। महिमा गांव गई हुई है, मुझे भी बताया नहीं। अरे माँ, वो महिमा नहीं मधु होगी। कम पढ़ी लिखी हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ, तो अगली बार से जब भी तुझे बहाने बनाने हो तो सोच समझकर बहाने बनाइए करियो। माँ, आपको क्या लगता है कि ये ड्रेस मुझे किसी और ने दी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझ जैसी भोली भाली बेटी आपको अगले 7 जन्मों तक नहीं मिलने वाली है। आप मुझ पर ना जाने क्यों इतना शक करती रहती हैं। तेरी हरकतें शक करने वाली है, भला इसमें तेरी माँ की क्या गलती है? अच्छा होगा कि तू अपने कमरे में चली जाए, तेरी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मुझे अब सब समझ में आ रहा है। आपके कान जरूर विमला काकी ने भरे हैं। क्यों विमला काकी, आपको क्या मिलता है मेरी माँ को ऐसे भड़काकर? आपकी खुद की बेटी तो 4 साल पहले भाग चुकी है, तो कम से कम दूसरे की बेटी को तो अच्छी नजर से देखा करो। अरे सुषमा, देख रही कैसे बात कर रही है मेरे से? इसको तो बात करने की तमीज भी नहीं है। इसकी मैं माँ समान हूँ, लेकिन ये बात करना तो भूल ही गई है। इतना कहने के बाद चंदा अपने कमरे में चली जाती है और विमला अपने घर को। लेकिन सुषमा विमला की बात को गांठ बांध लेती है कि उसे अपने बेटी की जल्दी से जल्दी शादी करवानी है। हालांकि चंदा, जो कि आए दिन कहीं न कहीं घूमती है, उसे सुषमा तंग आ चुकी थी। कई बार लोगों ने सुषमा को उसकी बेटी के बारे में शिकायतें भी लगाई थी कि वो लड़कों के साथ घूमती फिरती रहती है, लेकिन फिर भी सुषमा अपनी बेटी के बाहर आने जाने पर लगाम नहीं लगा पा रही थी। एक रोज सुबह के समय चंदा उठकर हॉल में आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ फोन पर बातें कर रही है। अरे दीदी, लड़का काला भी है तो कोई बात नहीं, बस कमाता अच्छा है ना, यही काफी है। और आपने तो सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा है, लड़का मुझे बहुत पसंद है, ये काफी है। चंदा अगर इस शादी के लिए मना करती है तो वो जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। मैं उसके लिए दूसरा लड़का नहीं ढूंढने वाली हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, रखती हूँ। 1 मिनट में अभी आपने क्या कहा कि एक लड़के का रिश्ता आया है? लड़का काला है लेकिन आपको पसंद है। चंदा को पसंद हो ना हो, शादी होनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? बुराई तो तेरे अंदर है। इतनी सुंदर होने के बाद भी ऐसी वैसी हरकतें करती है। कल मुझे चाय वाला बता रहा था तूने उसके बेटे से रिचार्ज करवाया है, ये बोलकर कि तू उससे शादी करेगी। अब आप ही बताओ, उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ और तुम्हें खुश भी रखूंगा, तो मैंने इसी बात पर मजाक में कह दिया। कि अगर ऐसी बात है तो मेरे साल भर का फोन का रिचार्ज करके बताओ, और उसने कर भी दिया। अरे तुझे पता भी है कि कितना कलेश करके गया है उसका बाप। कह रहा था 4 महीने में जो कमाई हुई उतने का तो तुम्हारी बेटी ने फोन रिचार्ज करवा लिया। अब मेरे बेटे को फंसा रही है। अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखो। मोहल्ले वाले भी मेरी सुंदरता से कितना जलते हैं। खैर, उसके बेटे को तो घर में रहने की जरूरत है। भला
अपने बाप से भी इतना डरेगा तो प्यार कैसे करेगा? तू बदतमीज ही नहीं बल्कि बेशरम भी होती जा रही है। तेरा दिमाग तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। माँ, आप कुछ भी कर लो, लेकिन मोहल्ले के लड़कों को आपने कभी कहा है कि मेरी बेटी की तरफ मत देखा कर? वो भी इतनी आवारापंती करते हैं, मुझे देखकर हंसते हैं, कमेंट करते हैं, तो भला मैं क्यों चुप रहूं? और तूने रज्जू के बेटे से 15,000 उधार लिए हैं। उसकी माँ कह रही थी कि उसने किस्तों के लिए पैसे ले रखे थे, लेकिन उसके बेटे ने तुझे कपड़े दिलवा दिए। तू क्यों ऐसा कर रही है? पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो चुकी है, थोड़ा तो शर्म कर। अच्छा, तो उस पप्पू ने अपनी माँ को बता दिया कि उसने मुझे कपड़े खरीद कर दिए हैं। अरे माँ, वो कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था, तो मैंने बोला कि मेरा खर्चा उठा सकता है। उसने भी बोला बता क्या चाहिए तुझे। मैंने भी ज़ारा से कपड़े ले लिए। बस कर मेरी माँ, अब जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले करवा ही दूं। मुझे तभी चैन आएगा, वरना तो तूने मोहल्ले के किसी लड़के को नहीं छोड़ा है जिसके माँ बाप ने मेरे पास आकर शिकायत न की हो। अगर अब की बार आपके पास कोई भी अपने बेटे की शिकायत लेकर आया कि आपकी बेटी ने ऐसा किया है, वैसा किया है, तो उन्हें कह देना कि अपने बेटों को पहले संभाले, जो लड़कियों के पीछे पागल हुए फिरते हैं, फिर आपको कहने आए। सुषमा अपनी बेटी की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से सुषमा की जेठानी चंदा के लिए सरकारी नौकरी वाले लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लेकिन लड़का चंदा से उम्र में 6 साल बड़ा होता है, और तो और रंग रूप में भी चंदा की बराबरी तो वो कर भी नहीं सकता था। अरे लड़के में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा काला है, गाल बैठे हुए हैं और सर पे तो बाल ही नहीं है और आंखें पीली है। लगता है नशा करके आए हैं शायद। और कोई बात नहीं, आजकल बच्चे नशा भी करते हैं। एक मिनट, ये लड़के की अच्छाई थी? अगर ये अच्छाई है तो बुराई क्या है फिर? मुझे नहीं करने से शादी। अगर आपने मेरी इससे शादी करवाई तो मैं इसे अगले ही दिन तलाक दे दूंगी। तेरे ससुर पुलिस में है, तलाक देने की तो तू सोच भी नहीं सकती। और तेरा जेठ, वो तो वकील है। अरे और लड़कों के दूर के रिश्तेदार में कोई चाचा ताऊ है, वो जज है। अब इसका तलाक तो मुकम्मल होने से रहा। खैर, शादी की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अरे हाँ, मुझे तो चंदा बेटी की शादी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदनी है। माँ, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ, वरना मैं कुछ कर लूंगी। तेरे कमरे में CCTV लगवा दिया है, अब तुझे जो करना है कर सकती है। आप लोग चाहते क्या हो? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? क्या आपको खुश दिख रही हूँ मैं, ये अच्छा नहीं लगता है? या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ये सब? हमें तो सब कुछ पसंद आ रहा है, लेकिन तेरी विदाई के बाद ही मुझे अब चैन मिलेगा। शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी है, बस तुझे शादी करनी है, बाकी का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। सुषमा अपनी बेटी चंदा की जल्द से जल्द शादी फिक्स करवा देती है। शादी की सारी तैयारियां भी 10 दिन के अंदर हो जाती है, और तो और जल्दी ही चंदा की सरकारी नौकरी वाले काले से लड़के से शादी करवा दी जाती है। लड़का इतना काला था कि चंदा उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन सुषमा ने जानबूझकर चंदा की शादी उससे करवाई थी। अब विदा होते वक्त सुषमा अपनी बेटी से कहती है, तूने बहुत मनमानी कर ली है, अब तू जिंदगी भर इसके साथ रहकर मेरी बात ना मानने का नतीजा भुगतती रहेगी। चंदा के जाने के बाद सुषमा बहुत खुश होती है, क्योंकि मोहल्ले के लोग आए दिन चंदा को लेकर शिकायतें लगाने लगे। सुषमा के दरवाजे तक पहुंच जाया करते थे, लेकिन जब से चंदा गई थी तब से सब कुछ शांत हो चुका था, और ना जाने कितने लड़कों का दिल टूट जाता है चंदा के चले जाने के बाद। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। जूली, शीला और रानो, जमालो, कोई हमको रोको, कोई संभालो, कहीं हम गिर न जाए दारू के नशे में। पुनीत गाते हुए नशे की हालत में सीढ़ियां चढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने उसकी माँ अनीता आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही पुनीत गाना गाना बंद कर देता है। तभी वो कहती है, क्या हुआ? तूने गाना क्यों बंद कर दिया? गाना और जोर जोर से गा, ताकि मोहल्ले वाले भी उठकर हमारे घर में आ जाए। तुझे ऐसे नशे की हालत में देख ले, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि मेरे इस इज्जतदार बेटे की सच्चाई। माँ, आप तो जानती है ना, आप मेरा सब कुछ है। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ,
फिर भी आप मुझे हमेशा गुस्सा करती रहती हैं। गुस्सा करना बुरी बात है माँ। नो नो गुस्सा माँ। अगर तू अपनी माँ से इतना ही प्यार करता होता तो मेरी बात कभी नहीं टालता। मैंने कितनी बार तुझसे कहा कि भूल जा उस लड़की को और अपनी लाइफ में आगे बढ़। माँ मैंने कितनी बार कहा है, मेरे से कुछ भी कहो लेकिन उस लड़की को भूलने की बात मत करो। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मुझे यकीन है जरूर आएगी माँ, जरूर आएगी। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी अभी तो तू नशे की हालत में है। मैं तुझसे कल बात करती हूँ। सुनीता इतना कहकर अपने बेटी को संभालते हुए उसके कमरे में लेकर जाती है और बेड पर लेटा देती है, जिसके बाद उसके जूते खोलकर उसे चादर उड़ाकर कमरे की लाइट बंद करके चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठकर सोचने लगती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती। मैं अब इसकी शादी करवा के रहूंगी। कल सुबह इससे शादी की बात करूंगी और उसे शादी करने के लिए मना कर ही रहूंगी। अनीता इतना कहकर अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है और चुपचाप चादर ओढ़ कर सो जाती है। अगले दिन पुनीत ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से हॉल में आता है। तभी अनीता रसोई से उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और उसे देती है। तभी पुनीत आलू के पराठे और दही को देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आज मुझे आलू के पराठे खाने का वैसे ही बहुत मन कर रहा था और आपने नाश्ते में पराठे ही बना दिए। जरूर कोई बात मनवानी है आज आपको। यही बात है ना माँ? हाँ, आज शाम को हम दोनों लड़की देखने जा रहे हैं। मुझे तेरा घर बसा हुआ देखना है। बस तुझे मेरी कसम है, तू मना नहीं करेगा। अपनी माँ की बात सुनकर पुनीत चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है माँ, अगर आपने मुझे अपनी कसम ही दे दी है तो अब मैं आपकी कसम को जरूर पूरा करूँगा, फिर चाहे उसमें मेरी खुशी हो या ना हो। पुनीत इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ के साथ लड़की देखने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़की वालों के घर पहुँचते हैं। तभी लड़की की माँ लड़की रजनी को लेकर उन लोगों के सामने आती है। लड़की को देखते ही अनीता शादी के लिए हाँ कर देती है और पुनीत से पूछती है, मुझे लड़की बहुत पसंद है, तू बता तेरा क्या ख्याल है, हाँ कर दूं शादी के लिए? माँ अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी तरफ से भी हाँ है, बस आप खुश रहें। अपनी बेटी की बात सुनकर अनीता बहुत खुश हो जाती है और चटमंगनी पट ब्याह करके रजनी को बहू बनाकर घर ले आती है। शादी की पहली रात रजनी बेड पर बैठी पुनीत का इंतजार कर रही थी। तभी पुनीत कमरे में आता है और उसे दुल्हन के लिबास में सजी बेड पर बैठी देखकर उससे कहता है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें एक पति का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आज भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए की है। क्या मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ जिसने मेरा घर बसने से पहले ही बिगाड़ दिया? नहीं, क्योंकि मुझे खुद 2 साल हो गए उससे मिले हुए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर वापस आएगी, इसलिए बस इंतजार ही कर सकता हूँ। पुनीत की बात सुनकर रजनी हैरान हो जाती है। तभी पुनीत बेड से तकिया उठाकर सोफे पर रखकर चुपचाप मुंह घुमाकर सो जाता है। समय बीतता है। रजनी के लाख कोशिश करने के बाद भी पुनीत उसके करीब नहीं आता। एक दिन पुनीत और रजनी हॉल में बैठे फोन चला रहे थे। तभी रजनी फोन सोफे पर रखकर पुनीत के करीब जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, शादी से पहले मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरा पति शादी के बाद मुझे घुमाने के लिए किसी बर्फीली जगह पर ले जाएगा, मुझे प्यार करेगा, लेकिन मेरी तो सारी ख्वाहिश ही अधूरी रह गई। मुझ जैसी अभागन बीवी तो कोई होगी ही नहीं जिसकी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं की उसके पति ने। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्योंकि तुम्हारी ये ख्वाहिशें मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे सपने देखना छोड़ दो। पुनीत इतना कहकर हॉल से उठकर घर से बाहर चला जाता है और उसकी बात सुनकर रजनी रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन पुनीत कमरे में आता है और देखता है कि रजनी फोन पर बातें कर रही है। वो चुपचाप कमरे से जाने लगता है। तभी रजनी फोन कट करके उससे कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए ना, मुझे आपसे एक बात करनी है। मेरी शादी से पहले एक ख्वाहिश थी कि शादी के बाद मैं माता रानी के दर्शन जोड़े के साथ करूं। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद तक नहीं करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगा तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें जहाँ जाना है अकेले जाओ, बस मेरा पीछा छोड़ दो यार।
आप अपनी अभागन बीवी की एक अधूरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? देखो, मैं तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें अपना कुछ नहीं मानता हूँ मैं। पुनीत इतना कहकर बिस्तर से पिलो उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है और हॉल में जाकर सोफे पर सो जाता है। अगले दिन ऑफिस के काम से जयपुर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रजनी भी अपनी सास को कहकर माता के दर्शन के लिए निकल जाती है। पुनीत जयपुर पहुंचकर स्टेशन से बाहर निकलकर कुछ सामान लेने के लिए मॉल जाता है, जहां उसकी नजर उस लड़की पर जाती है जिसका वो इंतजार कर रहा होता है। जिसे देखते ही वो अपना सारा सामान छोड़कर भागते हुए उसके पास जाता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। तभी वो लड़की उसे जोर से धक्का मारते हुए कहती है, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गले लगाने की? मैं कौन हूँ? तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे मैं 2 साल से दिल्ली में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ जयपुर में हो। और ये क्या, तुमने शादी कर ली? हाँ, मैंने शादी भी कर ली है और मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है। देखो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। मैं अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं बस तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी और कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं आऊंगी वापस। लड़की इतना कहकर चली जाती है और उसकी बातें सुनकर पुनीत घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से जमीन पर घुसे मारता है और अपने आप से कहता है, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। इस लड़की के चक्कर में मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी माँ को तकलीफ दी और ये लड़की अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुकी है। अरे मैंने रजनी के साथ ठीक नहीं किया, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। पुनीत इतना कहकर अगली ट्रेन से दिल्ली वापस आ जाता है, जहां पहुंचकर वो पागलों की तरह रजनी को पूरे घर में ढूंढने लगता है। तभी उसे अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए उनके कमरे में जाता है और कहता है, माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? बहू माता रानी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी गई थी। रास्ते में बस पलट गई। बस का कोई भी यात्री नहीं बचा। तूने अपनी बीवी को हमेशा के लिए खो दिया। बेचारी की माता के दर्शन की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। अपनी माँ की बात सुनकर पुनीत जोर जोर से दीवारों पर अपना सर मारने लगता है और अपनी बीवी की बताई हुई सारी अधूरी ख्वाहिशों को याद करने लगता है। इस तरह से पुनीत अपनी अभागन बीवी की अधूरी ख्वाहिशों को कभी पूरी नहीं कर पाता और अपनी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। सूरज अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। वहीं सूरज की मां अपर्णा और पिताजी कमलेश दोनों ही गांव में रहते थे। हालांकि सूरज की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और शादी के बाद सूरज के माता पिता शहर नहीं आए थे। अरे निशा, क्या हुआ? अब तक तुम्हारी रोटी नहीं बनी क्या? क्या कर रही हो तुम किचन में तब से? सूरज, आटा गीला हो गया। मैंने कहा था ना कि मैं रोटी तो फिर भी बना लूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि आटा गूंथते वक्त कितना पानी डालना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मुंह मत बनाओ और हाँ, इसे हटाओ और चाय बनाओ। मुझे ऑफिस जाना है और हाँ, खाना मैं बाहर खा लूंगा। हमारी शादी को 4 महीने से ज्यादा हो गया है। उसमें से आपने मेरे हाथों का खाना 20 दिन भी नहीं खाया होगा और जो खाया होगा वो जला या अधपकी रोटी। किसी सब्जी में नमक ज्यादा तो किसी में मिर्ची ज्यादा। कोई बात नहीं, 4 महीने और लगेंगे, लेकिन तुम खाना बनाना सीख जाओगी। वैसे शादी से पहले कहा था तुमसे कि खाना बनाना सीख लो, लेकिन तुम नहीं मानी। वैसे लोगों ने सच कहा है कि माँ जैसी ना कोई नहीं होती है। कहना क्या चाहते हो कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ? अरे जब तुम्हें तुम्हारी माँ ही इतनी प्यारी थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? माँ के हाथों का बना खाते ना, सुबह ऑफिस जाते, रात में फिर आकर माँ के हाथों का खाते। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है ना। नहीं यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ तो माँ होती है ना, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और तुम्हारी भी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। ऐसी बातें करके ना तुम मेरा खून न जलाया करो। ये लो तुम्हारी चाय और हाँ, शाम में जल्दी आना, हम कुछ अच्छा खाने बाहर चलेंगे। ओहो, मैं तो कब से सोच रहा था कि इसका बहाना अब तक आया क्यों नहीं है। बेबी सोना जादू टोना कर करके मीठी मीठी बातों में फंसा फंसा के इसने शादी कर ली मुझसे, और अब जब खाना बनाना पड़ता है तो कहती है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। सच कहते हैं लोग कि माँ जैसा ना कोई नहीं होता। माँ हमेशा पैसा बचाने और घर संभालने के बारे में सोचती है, और ये पैसों को खर्च करने के बारे में सोचती है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आप शाम में आओगे ना जल्दी? मैं तैयार रहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कुछ कहो और मैं पूरा ना करूँ, ऐसा कभी हुआ है क्या जो अब होगा? सूरज अब अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। इधर निशा घरों के कामों में लगी होती है।
हालांकि उसे तो घर के काम भी जल्दी नहीं होते थे, क्योंकि उसने कभी घर का काम ही नहीं किया था। अब कुछ समय बाद ही निशा की पड़ोसन विमला का आना होता है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? अरे रे रे, देखो तो जरा, पोछा भी कितना गीला लगाया है, ऐसा लग रहा है किसी ने पानी गिरा दिया हो। अरे विमला आंटी आइए ना, आप वहीं खड़ी हैं। बहू, तूने अभी पोछा लगाया है और मैं आई तो सब गंदा हो जाएगा। ये खीर देने आई थी मैं, सूरज को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है। अरे आप भी ना उनका कितना ध्यान रखती हैं। आज तो वो भूखे ही गए हैं ऑफिस। वो क्या है ना, मुझे अब तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया, और तो और आज भी आटा गीला हो गया मुझसे। अरे बहू, कुछ भी कह ले, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को जितना प्यार करती है उतना प्यार कोई भी नहीं करता। इसलिए मैं भी अपनी बहू को कहती रहती हूँ, बहू हो तो बिल्कुल माँ जैसी, जो कि मेरे बेटे का ख्याल माँ जैसा रख सके। क्यों नहीं विमला आंटी, तभी तो मैं कह रही थी उनसे कि अगर माँ का प्यार चाहिए तो फिर माँ के पास चले जाइए। बहू, तू अभी नहीं समझेगी। चल मैं चलती हूँ, तू काम कर ले। निशा को विमला की बातों से और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हर वक्त हर समय हर कोई अपर्णा की ही तारीफ करता रहता था। अब देर शाम निशा अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सूरज का कहीं अता पता नहीं होता। ना ये इंसान फोन उठा रहा है और ना ही इन्हें मेरी कोई फिक्र है। 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं है। माँ माँ, आराम से आइए आप, आराम से। निशा, निशा देखो, देखो कौन आया है। माँ आइए माँ। तो तुम अपनी पत्नी को यहाँ इंतजार करवाकर अपनी माँ को लाने गए थे। आज मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हारे लिए माँ कितनी ज्यादा जरूरी है। माँ के बारे में अगर तुमने एक भी शब्द बोला ना तो मैं बोलने पे आ जाऊंगा। अगर मैंने बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो तुम अपनी माँ के साथ ही रहो, उनकी आगे पीछे घूमो। मैं सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। क्या हुआ बहू को, क्यों इतना गुस्सा हो रही है वो? आजकल के बच्चों के तो नाक पर ही गुस्सा रहता है। जा जा कर देख बहू को, क्या हुआ है उसे। अरे माँ छोड़ो ना उसे, उसका तो रोज का ड्रामा है। वैसे माँ, आते हुए थक तो बहुत गए होगे आप, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि मुझे आपके हाथों का खाना खाना है, बहुत दिन हो गए हैं। अरे अभी बना देती हूँ, और थकावट इस उम्र में नहीं होगी तो कब होगी? मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। निशा गुस्से में अपने कमरे में होती है, और ना वो अपनी सास अपर्णा के पैर छूती है और ना वो हाल चाल लेती है, बल्कि उसे तो इस बात का गुस्सा था कि सूरज उसे डिनर पर लेकर ही नहीं गया। निशा, ये क्या तरीका है माँ के सामने ऐसी बात करने का? हाँ, ना तो तुमने नमस्ते कहा माँ को और ना ही हालचाल लिया। बस तुम्हें अपनी परी है कि डिनर पे नहीं जा पाओगी। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारी माँ आ गई है ना, अब रहो उनके पल्लू से बंधे। सूरज भी अब हॉल में आ जाता है और अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाता है। खाने में अपर्णा आलू की सब्जी और पूड़ी बनाती है, लेकिन निशा दोनों के साथ खाने नहीं आती। अब अगली सुबह जैसे ही विमला को अपर्णा के बारे में पता चलता है, तो वो अपनी सहेली से मिलने चली आती है। अरे अपर्णा, तू आ गई। मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही थी और तू आखिरकार आ ही गई। अरे विमला, मैं भी तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। और बता, सब ठीक है? तू तो पहले से और ज्यादा सुंदर हो गई है। क्या बात है विमला? अरे धत, अब बुढ़ापे में कहीं जवानी आती है। वैसे यहाँ आकर तूने बहुत अच्छा किया। तेरा सूरज तेरे लिए बहुत परेशान रहता था। अरे तभी तो मैं यहाँ चली आई। माँ अपने बच्चों का दिल का हाल बिना कहे ही जान लेती है। ये तो तू ठीक कह रही है। चल बाहर बैठते हैं, तुझे कांता और रमा से भी मिलवाऊं। नहीं नहीं विमला, अभी नहीं। थोड़ा खाना बना दो, घर की साफ सफाई करनी है, बाद में खुद से सबसे मिलने आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तू आ ही गई है तो बहू को भी क्यों ना अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी। देखा बहू, तभी तो मैं तुझे कह रही थी कि बहू हो तो माँ जैसी। माँ का प्यार बहुत निर्मल होता है। निशा को अपनी सास का यूं अचानक आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो देख रही थी कि वो जितना बुरा बर्ताव अपनी सास के साथ कर रही थी, उतना ही अच्छा उसकी सास बोलकर कर रही थी। बहू, तूने सुबह से कुछ खाया या नहीं? चल पहले कुछ खा ले, फिर आराम करती रहियो। माँ जी, मेरी चिंता आप मत ही कीजिए तो अच्छा है। मैं अपना ध्यान ना खुद रख सकती हूँ। बस आप अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपको और आपके बेटे को आसपास के पड़ोसों से गोल्ड मेडल मिले। आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं।
होता है बहू, होता है। अभी तो तुझे मेरी छोटी से छोटी बात भी बुरी लग रही है, लेकिन ये सब मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। माँ जी, मैं नहीं चाहती आपके मुंह से कि मेरे लिए कुछ भी निकल जाए। अपर्णा भी अब अपनी बहू की बातों को दिल पर नहीं लेती और अपने कामों में लग जाती है। अब देर शाम विमला अपर्णा को बाजार लेकर जाती ही है, साथ में निशा को भी जबरदस्ती ले जाती है। बहू, सामने से ट्रक आ रहा है। बहू, अरे ये सुन क्यों नहीं रही है? अरे अपर्णा, तू कहाँ जा रही है? अरे अरे सुन तो। इतना कहने के बाद अपर्णा अपनी बहू को बचाने में खुद को चोट पहुंचा लेती है। जैसे ही अपर्णा अपनी बहू को धक्का देकर खुद को बचाती है, उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और अपर्णा गिर जाती है, जिससे उसके सर में चोट आती है। अब अपर्णा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे डॉक्टर दवा और मरहम पट्टी करने के बाद अपर्णा को घर पर ले जाते हैं। अब सूरज को पता चलता है तो वो निशा को खूब सुनाता है और निशा को भी काफी पछतावा होता है कि उसकी सास ने उसके लिए खुद को चोट पहुंचवा ली, लेकिन वो उसे गलत समझती रही, जिसके लिए वो अपनी सास से माफी भी मांगती है। और उस दिन के बाद से उसे ये भी समझ आ जाता है, बहू हो तो माँ जैसी, लेकिन वो माँ की तरह बन नहीं सकती थी, क्योंकि माँ तो महान होती है। शंकर अपनी माँ नीलम और पत्नी नेहा के साथ रहता था। शंकर और नेहा जितने शरीफ थे उतने ही शातिर थे नीलम। सीधे शब्दों में कहें तो नीलम दूसरों से पंगे बहुत लिया करती थी, वो भी बिना बात के। नीलम को हर किसी से भिड़ जाने की आदत थी उसे, और पंगे लेने के बिना तो उसका मन ही नहीं भरता था। ऐसे ही एक दिन नीलम अपने घर के बाहर खड़ी होकर अपने पौधों में पानी डाल रही थी कि तभी उसके पैर के पास कूड़ा आ जाता है, और उस कूड़े को देखकर नीलम गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ये कौन सी पागल औरत है जिसने मेरे पौधे के पास कूड़ा फेंका है? न जाने कौन सी पागल औरत यहाँ बस गई है जो यहाँ हर वक्त गंदगी मचाई फिरती है। खुद के घर के आगे साफ रखो, दूसरे के घर में कूड़ा बहुत ज्यादा फेंकने का शौक है इन लोगों को। भगवान करे उनके घर से कूड़ा खत्म ही ना हो, पूरी दुनिया का कूड़ा उनके घर के आगे आकर इकट्ठा हो जाए। साला बाप का राज समझ रखा है, जब मन चाहा गली में कूड़ा उड़ा देते हैं। नीलम गुस्से में चिल्ला ही रही होती है कि तभी उसके सामने वाली पड़ोसन अपने घर से बाहर आती है और नीलम की बातों का जवाब देते हुए कहती है, अरे नीलम बहन, क्या हो गया? तुम इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? बहन, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? अब तुम ही देखो ना, न जाने ऐसी कौन सी औरत है जिसके हाथ में लकवा मार गया, जिसने खाकर गली में कूड़ा फेंक दिया। अरे भाई, कूड़ेदान नाम की चीज भी होती है कुछ। एक बात बता नीलम, तू ऐसा चिल्ला रही है, अगर ये कूड़ा किसी औरत ने नहीं बल्कि किसी बच्चे ने फेंका होगा तब भी तू उस बच्चे को ऐसे ही बोलेगी? और नहीं तो क्या बहन, एक बात मेरी कान खोलकर सुनना, बच्चे तब तक ऐसी कोई हरकतें नहीं करते जब तक उन्हें सिखाया ना जाए। ये तू गलत बोल रही है नीलम, कोई भी अपने बच्चे को गलत परवरिश नहीं देगा, समझी तुम? और क्या हुआ अगर ये कूड़ा तेरे पैरों के पास आ गया तो उठाकर फेंक देना। मैं तो इस कूड़े को फेंक ही दूंगी, पर तुम ये बताओ कि तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कहीं ये कूड़ा तुमने तो नहीं फेंका है ना? अरे बड़ी पागल किस्म की औरत है नीलम तू। मैं कुछ बोल रही हूँ और तू क्या बोल रही है? अरे भाई, मैं तेरे ऊपर क्यों कूड़ा फेंकूंगी? अच्छा, तो तू मेरे ऊपर कूड़ा फेंकना चाह रही थी, पर तू फेंक नहीं पाई क्योंकि वो कूड़ा मेरे पैरों पर आ गिरा। तू सच में बहुत ही पागल किस्म की औरत है। तुझसे तो बात करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि तू उस लायक ही नहीं है कि तुझसे बात की जाए। हाँ हाँ, तो जा, क्यों मेरे सर पर चढ़कर बातें बना रही है? मैंने तुझे तो कुछ बोला नहीं था जो तुझे इतनी आग लग रही है। आग? अरे आग तुझे लगे, तेरी जुबान को लगे, जो बिना सोचे किसी को भी कुछ भी बोल देती है। उन दोनों के झगड़े से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पर फिर भी उनका झगड़ा शांत नहीं होता। वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे कि तभी नीलम की बहू नेहा बाहर आती है और अपनी पड़ोसन सास से माफी मांगते हुए कहती है, आंटी जी, माँ जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज आप उन्हें माफ कर दीजिए। बहू, तू माफी क्यों मांग रही है? मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी तू माफी मांग रही है? माँ जी, गलती आपकी ही है, इसलिए आप कुछ ना ही बोले ना तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब अंदर। देख नेहा, मैंने कोई गलती नहीं की है, समझी? और मैंने क्या ही गलत बोल दिया है? अब मैंने इसको थोड़ी ना कुछ कहा था जो इसको इतनी मिर्ची लगने लगी।
मिर्ची मुझे इसलिए लगी है क्योंकि तू बच्चों को भी बीच में लेकर आ गई, वरना तो किसी को भी कुछ भी बोले मुझे क्या मतलब है। आंटी जी आई एम सॉरी, अब आप अंदर जाइए और इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। बहू तेरी बातों की वजह से मैं चुप हो रही हूँ, नहीं तो मैं शांत नहीं होती। और हाँ, अपनी सास का इलाज करवा ले, पागल है तेरी सास, पागल। अरे पागल होगी तू, आई बड़ी। माँ जी अब आप भी चुप कीजिए और अंदर चलिए। जैसे तैसे करके नेहा अपनी सास को अपने घर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या जरूरत है आपको यूँ इस तरह गली में हंगामा करने की। बहू मैंने कोई हंगामा नहीं किया, तुझे पता भी है मैंने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला है। जरूर वो कूड़ा उसके यहाँ से ही आया होगा, तभी वो इतना चिढ़ रही थी। जरूरी नहीं है माँ जी कि वो कूड़ा आंटी के घर से ही आया हो। देख बहू, अब तू मेरी पड़ोसन के जैसे बातें मत कर। तू मेरी बहू है तो मेरी ही बहू बनकर रहे, समझी? उसके पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी आपको पता भी है आपके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप किसी की भी पूरी बात सुनना चाहती ही नहीं है, बस हर जगह अपनी ही चलाती रहती हैं। जब कोई आपकी नहीं सुनता है तो आप चिढ़ जाती हैं, जिसके बाद आप दूसरों से पंगे लेना शुरू कर देती हैं। तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? माँ जी बोलने पर आप मजबूर कर रही हैं, क्योंकि आप मेरी बात पूरी सुनना ही नहीं चाहती। अच्छा बोल, क्या बात है? वो कूड़ा जिसको लेकर आप आंटी जी से पंगे ले रही थी ना, वो कूड़ा उनके घर से नहीं बल्कि हमारे ही घर से गया था। वो दरअसल मैंने ही कुरकुरे खाए थे और अचानक हवा इतनी तेज चली कि वो कूड़ा। सच जानने के बाद नीलम का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद वो किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। समय के साथ आए दिन नीलम किसी न किसी से यूं ही पंगे लिया करती, पर अपनी सास की ऐसी आदत नेहा को बहुत गुस्सा दिलाती, जिसके बाद वो अपनी सास को सुधारने की ठान लेती है। और शाम को जब शंकर घर आता है तब वो अपने पति को डेली की बात बता देती है। अगर हमने माँ को सबक नहीं सिखाया ना, तो मैं कह रही हूँ कि माँ जी आने वाले समय में हमें किसी बड़ी मुसीबत में डालने वाली हैं। तुम सही कह रही हो नेहा, हमें माँ की इस आदत को सुधारना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। पर माँ को सबक सिखाएं कैसे? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ शंकर जी, कुछ तो कीजिए। आइडिया, क्यों ना हम एक गुंडे को कुछ पैसे देकर माँ को सबक सिखाएं। मतलब ये कि मैं एक आदमी को कुछ पैसे दूंगा। हर बार माँ लोगों से पंगे लेती है ना, इस बार वो आदमी माँ से पंगे लेगा और जिस तरह से माँ की आदत है उस हिसाब से माँ उस आदमी को काफी सुनाएगी, जिसके बाद वो अपना गुस्सा उतारेगा मुझ पर, यानी मुझे मारकर। नहीं शंकर जी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे बाबा मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। शंकर की बात सुनकर नेहा उसकी बात से सहमत हो जाती है। अगले दिन शंकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं क्या कह रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं हम सब ने साथ में शॉपिंग नहीं की, क्यों ना आज हम बाहर जाएं, इसी बहाने शॉपिंग भी हो जाएगी और हम सब एक साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो ना माँ चलते हैं। अपनी बहू बेटे की जिद देखकर नीलम उनके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए राजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद सभी शॉपिंग भी करते हैं। शॉपिंग के दौरान ही शंकर की टक्कर एक लंबे और तगड़े गुंडे से हो जाती है। उनकी टक्कर देखकर नीलम एक बार फिर उस गुंडे से पंगे लेने चली जाती है। वो न आओ देखती है न ताओ और सीधा उससे भिड़ जाती है। अरे ओ तगड़ा भैंस, क्या है रे, मेरे बेटे में टक्कर क्यों मार रहा है तू? अबे भैंस किसे बोली तू? तेरे को बोली, तूने मेरे बेटे को टक्कर क्यों मारा? हाँ तो बोलना अपने बेटे को अपुन के रास्ते में नहीं आएगा, काहे को अपुन के रास्ते में आ रहा है। वो तेरे रास्ते नहीं आ रहा है गेंडे, तू उसके रास्ते आ रहा है। अच्छा मैं उसके रास्ते में आ रहा हूँ, रुक मैं अभी उसे रास्ते से हटा ही देता हूँ, ना वो मेरे रास्ते में आएगा और ना मैं उसके रास्ते में आऊंगा। इतना बोलकर वो गुंडा शंकर की गुद्दी पकड़कर उसको 2-4 चांटे लगा देता है। ये देखकर नीलम भी उस गुंडे को मारती है, पर वो गुंडा एक झटके में ही नीलम को दूर फेंक देता है। ये देखकर शंकर धीरे से उस गुंडे से बोलता है, भाई ये तू क्या कर रहा है? अब मेरी माँ को क्यों बीच में ले रहा है? सॉरी भाई, मुझे माफ करना, तेरी माँ का हाथ बहुत भारी है, लोहे के माफिक सख्त है। अच्छा चल कोई बात नहीं, आगे से मेरी माँ को कुछ मत होने दियो। वो गुंडा और शंकर आपस में बात कर एक बार फिर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो गुंडा शंकर को उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से शंकर को काफी चोट लग जाती है। और ये देखकर कहीं ना कहीं नीलम को बहुत दुख होता है और वो गुंडे के पास जाकर उससे कहती है, देख गेंडे भाई, तू बहुत गेंडा और भैंस है ना, तो
तो मैं तेरे सामने टिक नहीं पाऊंगी और ना ही मेरा बेटा, तो प्लीज उसको छोड़ दे। नीलम की बात सुनकर वो गुंडा कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अब नीलम को भी अकल आ जाती है कि बिना बात के पंगे लेना सही नहीं है, जिसके बाद नीलम अपनी बेटी बहू के साथ चली जाती है और फिर कभी किसी से पंगे नहीं लेती। शकुंतला की बहू रीता शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह बेचैनी महसूस कर रही थी, जिसे देखकर रीता का पति अशोक रीता से कहता है, रीता तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, मुझे पानी चाहिए, पानी। अब तुम ठीक हो? क्या हुआ अचानक तुम्हें? हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है। पता नहीं अचानक से मुझे बेचैनी कैसे होने लगी। अरे होता है, गर्मी भी कितनी है। अगर फिर कुछ ऐसा ऐसा होगा लगेगा तो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अब रीता अपनी सास के साथ किचन में काम करवा कर घर का झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने जाती है। इसे ही तो मैं ढूंढ रही थी। क्या बात है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मजा ही आ गया। रीता कुछ समय बाद नहाकर निकलती है तो रीता की सास शकुंतला नहाने जाती है। कुछ समय बाद शकुंतला नहाकर बाहर निकलती है। बहू तो नहाने गई थी, तो क्या साबुन था बाथरूम में? अगर मैंने कहा कि साबुन था बाथरूम में तो ये मुझसे पूछेंगे कि अब वो कहाँ गया। इससे अच्छा है मैंने साफ साफ इनकार ही कर दूं। अरे बहू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ बता तो कुछ। ना ना माँ जी, मैं भी इतनी गर्मी में बिना साबुन के ही नहा कर आई हूँ। बताओ, कल ही साबुन रखा हुआ था, आज पूरा का पूरा साबुन गायब हो गया। ये क्या बहू, ये बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं? कहीं तूने तो साबुन नहीं खाया जो हजम नहीं हुआ? माँ जी ये क्या बोल रही हो आप? भला कोई साबुन भी खा सकता है? तो क्या सुबह सुबह पानी में सरफ मिलाकर पिया था क्या तूने? माँ जी आप तो जानती हैं पीने का और नहाने का पानी कितना खराब आ रहा है। अजीब कारण दे गई है बहू, मुंह से बुलबुले आने के। शकुंतला तो साबुन ढूंढ रही थी, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अगले दिन भी शकुंतला नहाने जाती है तो उसे फिर से साबुन नहीं मिलता। बहू, ओ बहू, कहाँ है? हाँ माँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? सच सच बता, साबुन कहाँ है? आज भी मैं नहाने गई तो मुझे साबुन नहीं मिला। तो क्या माँ जी आप मुझ पर शक कर रही हो? अपनी भोली सी बहू पर शक कर रही हो, जिसने आज तक एक मक्खी नहीं मारी, उस पर शक कर रही हो आप? अरे अरे बहू तो रोने लगी। मैं तो बस पूछ रही हूँ। बहू सच में ना जाने कौन इतनी महंगी महंगी साबुन चोरी करके ले जा रहा है। कहीं ये गिलहरी का तो काम नहीं? माँ हो सकता है वो नाले के रास्ते में आ जाती हो और साबुन चुरा ले जाती हो। अरे तो उसे साबुन से ही दुश्मनी है क्या? लगता है वो भी साबुन ले जाती है अपने बच्चों को नहलाने के लिए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन हर रोज शकुंतला के बाथरूम से एक एक साबुन गायब होता जा रहा था, जिससे शकुंतला भी परेशान हो चुकी थी। अरे शकुंतला कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है शकुंतला, लगता है घर पर नहीं है। अरे कहाँ जा रही है? थोड़ा भी सब्र नहीं है ना विमला तुझे? मैं आ रही हूँ, रुक तो जा। अरे शकुंतला और बता कैसी है? आजकल तू कहीं आती जाती भी नहीं, मैंने सोचा मैं ही तुझसे मिलने आ जाऊँ। अरे विमला क्या बताऊँ, मेरे घर में तो साबुन चोर का आतंक मंडरा रहा है। साबुन चोर? ये कैसा चोर है? जरूर उसके शरीर से बदबू आती होगी, तभी तो तेरा साबुन चोरी करके ले जाता है। भगवान जाने कौन और कैसे मेरे बाथरूम में से साबुन चोरी कर रहा है। अरे तो क्या हुआ शकुंतला, साबुन की तो बात है, जाने दे, इतना क्या सोचती है? अरे विमला, एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है, हर रोज चोरी हो रही है मेरे बाथरूम में साबुन की। क्या बात कर रही है? कहीं किसी को साबुन खाने की आदत तो नहीं? देख शकुंतला, ये सब बात हर किसी के सामने कहने वाली नहीं होती, जरूर चोर तेरे घर का ही है। बहू, ओ बहू, जरा 2 कप चाय बना ला विमला और मेरे लिए। विमला और शकुंतला आपस में बातें कर रहे थे, तभी थोड़ी ही देर में रीता भी उन दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है। लीजिए विमला आंटी चाय पीजिए। अरे शकुंतला, जो मैंने देखा क्या तू भी वही देख रही है? तेरी बहू के मुँह से ये बुलबुले कैसे? ये तो मैंने बहू के मुँह से बहुत बार निकलते देखा है। क्यों बहू? हाँ हाँ माँ जी देखो, अभी बोलने पर भी बुलबुले निकल रहे हैं। अब रीता के जाने के बाद ही विमला शकुंतला से कहती है, कहने को तो सास बन गई है, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं है। चोर और कोई नहीं, तेरी बहू रीता ही है, जिसे साबुन खाने का शौक है। राम रे राम, मेरी बहू को क्या मैं खाने को नहीं देती हूँ जो वो साबुन खाकर अपना पेट भर रही है? अरे तेरी बहू को सब मिलता है, लेकिन उसे ये शौक है, बल्कि इससे वो अपना पेट नहीं भरती।
अब विमला और शकुंतला दोनों रीता के बंद कमरे से थोड़ी से खुली जगह से रीता के कमरे में ताका झाकी करते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि रीता प्लेट में कई सारे साबुन लिए खा रही थी। चुप कर, देख मिल गया ना चोर। अरे विमला आंटी, माँ जी, ये आप लोग क्या कह रहे हो? अरे बहू, मुझे शकुंतला अपना घर दिखा रही थी, कह रही थी दरवाजा टूटने लगा है पर बैठा नहीं गया तो लेट कर देख रही थी, और तेरे मुंह से अभी भी बुलबुले निकल रहे हैं। हाँ विमला आंटी, ये तो आते ही रहते हैं, अब आप उठ जाइए। अरे बहू, थोड़ा सहारा करना, उठ जाती हूँ। विमला और शकुंतला अपनी आंखों से देखते हैं कि शकुंतला की बहू रीता साबुन खा रही थी, जिस वजह से उसके बोलने या डकार लेने पर भी उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। लेकिन शकुंतला को ये सब देखकर धक्का लगता है। थोड़ी देर में अशोक का आना होता है। शकुंतला अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। माँ, इस बात का शक तो मुझे भी था, लेकिन मैंने कभी ना बोला और ना रीता से पूछा। लेकिन बेटे, इसकी ये आदत को अगर हम नहीं छुड़वाएंगे तो ये आगे जाके बहुत दिक्कत करेगी। रीता, माँ बता रही थी तुम्हारे मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। हाँ, मैंने बताया भी था माँ जी को, ये सब पानी की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, तो ये सब हमें क्यों नहीं हो रहा, तुम्हें ही क्यों हो रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोगों को भी तो आते होंगे, पता नहीं चलता होगा। शकुंतला और अशोक को तो पता चल चुका था कि उसके घर का साबुन चोर कौन है, और वो और कोई नहीं बल्कि रीता थी। लेकिन शकुंतला अपनी बहू की इस आदत को छुड़वाना चाहती थी। विमला, तुझे ही याद कर रही थी, 2-3 दिन से नजर नहीं आई है तू। अरे शकुंतला, तुझे नहीं पता, मेरी बहू की पुणे वाली बहन बहुत बीमार है। क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं शकुंतला, कुछ भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा। अरे विमला, रो मत, अब क्या ही कर सकती है, इलाज तो करवाना होगा ना। लेकिन हुआ क्या है तेरी बड़ी बहन की बहू को? ये सब रीता भी बस खड़े हुए देख और सुन रही थी। तभी रीता विमला को पानी लाकर देती है और कहती है, लेकिन विमला आंटी, हुआ क्या है ये तो बताओ, जो डॉक्टर ने ये सब करने को कहा है। किस मुंह से बताऊं क्या खाती थी, जो ये सब झेलना पड़ रहा है उसे? अरे मुंह से ही बोल, लेकिन बता तो सही, हुआ क्या है? ना ना शकुंतला, मुझसे नहीं बोला जा रहा। तू रोना बंद कर और बोलना विमला, क्या हुआ है, क्यों इतना रोए जा रही है? वो साबुन खाती थी शकुंतला। कहीं वही तो मेरा साबुन तो नहीं चुरा चुरा कर ले जा रही थी? पता नहीं क्यों उसे साबुन खाने का इतना शौक लगा, मुझे तो लग रहा है कुछ हो न जाए। विमला और शकुंतला की ये मिली भगत थी ताकि ये सब सुनकर रीता साबुन खाने की आदत को छोड़ दे। और होता भी कुछ ऐसा है। अगले रोज से बाथरूम से साबुन चोरी नहीं होता और ना ही रीता के मुंह से बुलबुले निकलते हैं। कुछ हुआ क्या शकुंतला तेरी बहू का, या अभी भी उसकी आदत नहीं गई? हाँ, काम बन गया। जितना तूने ओवर एक्टिंग की है ना, उसका तो कुछ तो नतीजा निकल ही गया। मुंह फाड़ रही थी बिना मतलब। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।